हेलो पब्लिक। आज मैं लाया हूँ अ नाइटमेयर ऑफ एलम स्ट्रीट पार्ट 2 और ये मूवी 1985 में रिलीज हुई, जो कि पिछले पार्ट के 1 साल बाद हुई। और अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट देखा नहीं है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया है, तो जल्दी से आके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और बात करूँ इस मूवी की तो ये पार्ट भी काफ़ी अच्छी है पिछले पार्ट की तरह, और आई एम डैम श्योर कि आप इस पार्ट को देखने के बाद भी इस मूवी को 2 से 3 दिन तक अपने माइंड में याद करते रहेंगे, क्योंकि फ्रेडी है ही ऐसा एक नंबर का हरामी, इतना खतरनाक किलर है कि क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो बोलने से ज़्यादा आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक बॉय को देखते हैं जिसका नाम जेसी होता है, और वो अपने स्कूल बस में बैठा होता है जिसमें 2 लड़कियां होती है। पर उसका स्कूल बस जेसी के स्टॉप पर रुकता नहीं और उन्हें उनके डेस्टिनेशन से दूर एक भीड़ में ले जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हमारा हरामी फ्रेडी होता है। और ये इन लोगों की बस एक खाई में ला के छोड़ देता है, जहाँ पर बिजलियाँ कड़क रही होती है और ज़मीन से गरम गरम ज्वाला बाहर निकल रही होती है। और फ्रेडी इन तीनों के पास आता है और इन तीनों पे हमला करने वाला होता है कि जेसी अपनी नींद से चिल्लाता हुआ उठता है और हमें समझता है कि जेसी सिर्फ और सिर्फ एक सपना देख रहा था। फिर जेसी और जेसी के डैड के बीच कुछ बातें होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसी की फैमिली हाल ही में इस जगह पर शिफ्ट हुई है और ये हाउस किसी और का नहीं बल्कि पिछले पार्ट की नैन्सी का है। याद है ना दोस्तों, वो नैन्सी पिछले पार्ट 1 वाली। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं तो जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देन जेसी अपनी पड़ोसन लिसा, जो कि अब उसकी फ्रेंड भी बन चुकी है, उसको अपनी फटफटिया कार में बिठा कर स्कूल जाता है। वाह लौंडे वाह, 2 दिन आए हुए नहीं कि लौंडिया भी मिल गई, शाबाश। जहाँ स्कूल के सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं तो वहीं जेसी की रॉन नाम के लड़के से लड़ाई हो जाती है, और इन दोनों की लड़ाई के बीच इनका कोच आता है और इनका लड़ाई छुड़ाता है और दोनों को पनिशमेंट देता है, जहां पनिशमेंट में इनको नोरा फतेह की तरह कमर झुकाकर प्लैंक मारना होता है। और तभी ये दोनों बातें करते हैं और इनके बातों ही बातों में बहुत अच्छी तो नहीं बोल जाते बट फ्रेंडशिप हो जाती है। जिसके बाद रॉन जेसी को कहता है कि तुम्हें पता है तुम जहाँ पे रहते हो ना, वो एक हॉन्टेड हाउस है। वहाँ पर कुछ साल पहले कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। और ये सुनकर जेसी शॉक हो जाता है। तो उसी रात जेसी जब अपने कमरे में सोता है तब उसे एक ड्रीम आता है और फाइनली उसका सामना फ्रेडी से हो जाता है, जहाँ फ्रेडी उसे कहता है, देख छोटे, तेरे पास बॉडी है और अपन के पास भेजा, इसलिए अपन को तेरा बॉडी मांगता ताकि अपन अपना भेजा उसमें डालकर तेरी बॉडी से मैं अपने बचे हुए शौक को पूरा करूं, जिसके बाद हम मिलकर एक के बाद एक करके चिकन लेग पीस की तरह लोगों की टांगे काट डालेंगे, समझा ना? मतलब सीधा उनको ऊपर की टिकट देने का अपने को, क्या बोलता? लेकिन फट्टू जेसी के मुंह से सिर्फ ये निकलता है और उसकी नींद खुल जाती है। देन नेक्स्ट डे लिसा उसके घर आती है और वो रूम को क्लीन करने में जेसी की मदद करती है, जहाँ पर लिसा को एक डायरी मिलती है जिसे ये लोग खोलते हैं और पढ़ते हैं, जो कि नैन्सी की होती है। और नैन्सी ने उसमें लिखा होता है कि मुझे एक जले हुए आदमी के नाइटमेयर्स आते थे, जो कि अपने हाथ में चाकू वाला ग्लव पहनता था। और ये सब पढ़ने के बाद जेसी रियलाइज करता है कि उसकी और नैन्सी की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। रात को जेसी को एक और सपना आता है जिसमें उसके घर के सारे सामान अपने आप ही पिघलने लगते हैं। जेसी अपने तहखाने में आता है जहाँ पर उसे फ्रेडी का ग्लव्स मिलता है, और तभी फ्रेडी भी वहाँ पे आ जाता है और वो उसे ऑफर करता है और कहता है कि
छोटे अपनी बात याद है ना तेरे को? चल हो जाते हैं एक, फिर अपन दोनों मिलके सिर्फ खूनिच खून करेंगे। जिस पर जेसी साफ साफ बोलता है तो जहाँ फ्रेडी गायब हो जाता है, लेकिन उसके ग्लव्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट डे स्कूल में जेसी वो डायरी लीसा को दे देता है, जहाँ इनकी फ्रेंड कैरी आती है और वो लीसा के घर पे होने वाले पार्टी के बारे में बताती है। और अब जेसी के घर पे फ्रेडी के ट्रिकी जलवे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ उसके घर पे उसके डैड ने 2 पैरोट्स लाए होते हैं और जेसी उन्हें देखने आता है तो उनमें से एक पैरोट की तुरंत मौत हो जाती है और दूसरा उड़ते उड़ते रॉकेट की तरह ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर जेसी के डैड उसे इन सारे इंसिडेंट्स का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेसी उनके साथ ये सब प्रैंक कर रहा होता है। पर जेसी कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जेसी के भयानक सपने बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए रात में वो ना सोने की कोशिश करता है। जहाँ रात को वो एक बार में आता है, जहाँ पर उसके कोच उसे पकड़ लेते हैं और उसे स्कूल लेकर आते हैं और पनिशमेंट के तौर पर बास्केटबॉल कोर्ट के कई चक्कर मरवाते हैं। वो कोच जब शावर में नहाना कर रहा होता है, तब फ्रेडी वहाँ पे आता है और उस कोच को वहीं पे मार डालता है। और उस कोच के मरने के बाद जेसी को हम आगे आते हुए देखते हैं, जिसके हाथ में फ्रेडी का ग्लव होता है और साथ ही साथ उसके बॉडी पे पूरा ब्लड लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि फ्रेडी ने जेसी की बॉडी पे कब्जा करके जेसी के हाथों से कोच को मार डाला। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले जेसी को उसके घर छोड़ने आते हैं और वो उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने जेसी को सड़क के बीच इसी तरह बिना कपड़ों के पाया था। इसलिए उसके पेरेंट्स को लगता है कि जेसी शायद ड्रग्स ले रहा है या उसे मानसिक प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट डे स्कूल में ढेर सारे पुलिस वाले आए होते हैं, जहाँ पर जेसी का फ्रेंड रॉन बताता है कि उनके कोच को किसी ने मार डाला है। तो वहीं जेसी के भयानक नाइटमेयर्स बढ़ते ही जा रहे थे और उसे हमेशा अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा उसे एक पुराने पावर प्लांट में ले जाती है और उसे बताती है कि फ्रेडी कूगर यहाँ पे काम करता था और उसने एक वक्त में 20 बच्चों को किडनैप करके उनको मार डाला होता है और यहीं पर एक बॉयलर रूम में उन सभी की लाश को रखा था। और अब धीरे धीरे जेसी का खुद पे से कंट्रोल ख़त्म होते जा रहा है और हद तो तब होती है जब वो एक दिन फ्रेडी के ग्लव्स पहनकर अपनी ही छोटी बहन को मारने आता है, जहाँ पर वो उसे मारने वाला होता है कि उसके अंदर का भाई जाग जाता है और वो खुद को संभाल लेता है। इसलिए वो खुद को जगाए रखने के लिए अलग अलग दवाएं लेने लगता है ताकि वो फिर से किसी को हार्म ना पहुंचा सके। इसके बाद लीसा की पूल पार्टी का दिन आ जाता है और वहाँ पे सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं और जेसी भी वहाँ पर आया होता है। जब जेसी लीसा के साथ इलू इलू कर रहा होता है, तब अचानक ही जेसी की जबान बाहर आ जाती है, जो कि शायद फ्रेडी की होती है। और ये देखकर जेसी वहाँ से लीसा के साथ बिना इलू इलू किए ही निकल जाता है और अपने दोस्त रॉन के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके बॉडी से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है और उसे ये भी सच कहता है कि उसने ही उनके कोच को मारा है। और साथ ही साथ वो रॉन को कहता है कि वो आज यहीं पे सोने वाला है और मेरे सोने के बाद अगर तुम्हें कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी दिखी तो तुम मुझे तुरंत जगा देना। और ये कहकर जेसी सो जाता है और रॉन की नज़र जेसी की हरकतों पे होती है, जहाँ वो देखता है कि जेसी नींद से जाग जाता है और उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ही दर्द फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेसी के हाथों में से फ्रेडी के ग्लव की तरह ब्लेड्स बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि उसके हाथ को चीरते हुए बाहर आते हैं और देखते ही देखते जेसी के पेट को फाड़ते हुए फ्रेडी बाहर निकलता है। और ये काफ़ी आइकॉनिक सीन होता है, सच में मतलब क्या ही बोले मतलब इस सीन के लिए। सो फिल्म की तारीफ बाद में, बैक टू स्टोरी। और ये सब देख के रॉन की फट जाती है, जहाँ पर फ्रेडी रॉन को वहीं पे मार डालता है
और रॉन को मारने के बाद फ्रेडी मिरर में किसी को हाय बोलता है और हम देखते हैं कि ये हाय जेसी के लिए होता है जो कि मिरर के सामने खड़ा होता है। सो यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक्चुअल में जेसी कभी मरता ही नहीं है, बस जेसी के डर की वजह से फ्रेडी उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है और जेसी को हर बार ऐसा फील करवाता है कि फ्रेडी ने उन सबको मार डाला है, लेकिन हकीकत में जेसी ने ही कोच और उसके दोस्त रॉन को मार डाला होता है, जो कि फ्रेडी ने उसके बॉडी पे कब्जा करके किया होता है। और जब जेसी को होश आता है तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड अब नहीं रहा, इसलिए वो उसके घर से भाग जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड लिसा के पास जाता है और वो उसे सारी बात कन्फेस कर देता है कि उसी ने सभी को मारा है। तो दूसरी ओर पार्टी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है, जैसे कि पूल का पानी गर्म होने लगता है और बियर की कैन अपने आप ही फूटने लगती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से गर्म होने लगता है। तो घर के अंदर लिसा जेसी को बताती है कि नैन्सी ने अपनी डायरी में ये लिखा है कि अगर उन्हें फ्रेडी को हराना है तो अपने डर पर उन्हें काबू पाना होगा। और लिसा जब ये सारी बात जेसी को बता रही होती है तभी उनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है, जहाँ पर लिसा का ध्यान जेसी से हट जाता है और जेसी फिर से एक बार फ्रेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रेडी लिसा पे हमला करता है और वो उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन फ्रेडी के अंदर जेसी भी होता है और जेसी की फीलिंग की वजह से वो लिसा को मार नहीं पाता, इसलिए वो लिसा को छोड़ गोकू की तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ करके घर से सीधा बाहर पूल पार्टी में चले आता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन की तरह फ्रेडी एक एक करके पूल में बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जहाँ पर लिसा के डैडी गन लेकर आते हैं और वो फ्रेडी को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी लिसा वहाँ पे आ जाती है और उन्हें शूट ना करने के लिए कहती है, क्योंकि फ्रेडी के अंदर जेसी भी होता है और अगर उसके डैडी ने उस पर शूट किया तो फ्रेडी के साथ ही साथ जेसी की भी मौत हो जाएगी। और ये सब देखकर फ्रेडी वहाँ से रॉयल एग्जिट लेते हुए निकल जाता है। लिसा को मालूम होता है कि फ्रेडी उसी पावर प्लांट में गया होगा, इसलिए वो वहाँ पे जाती है जहाँ फ्रेडी उस पर हमला करता है, लेकिन लिसा जेसी को अपने डर से लड़ने के लिए कहती है और उस पर काबू पाने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि लिसा की बातों का इफ़ेक्ट फ्रेडी के ऊपर होने लगता है, इसलिए लिसा फ्रेडी को एक किस करती है और देखते ही देखते फ्रेडी के बॉडी में आग लग जाती है और फ्रेडी जल जाता है। और आग बुझने के बाद फ्रेडी के अंदर से जेसी बाहर निकलता है, क्योंकि जेसी ने अपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया होता है, जहाँ पर ये दोनों एक किस करते हैं और फिर सीन शिफ्ट होकर सीधा नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, जहाँ जेसी लिसा के साथ स्कूल बस में बैठा होता है और उनके पीछे उनकी फ्रेंड कैरी भी होती है। कैरी जेसी से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और ये बात कहने की ही देर थे कि तभी कैरी को फाड़ता हुआ फ्रेडी का हाथ बाहर आता है और हम एंड सीन में देखते हैं कि ड्राइवर बस को चलाता हुआ बिहार रेगिस्तान में लेके आता है, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट वाले सीन में देखा था और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।